चलिए देखिएगा, तो भारतीय इतिहास में जो है हम मौर्योत्तर काल पढ़ रहे हैं, ठीक है, आफ्टर मौर्य पीरियड पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। और ये जो समय है जिसमें हमने दो प्रकार के उत्तराधिकारियों को देखा, जिसमें एक विदेशी उत्तराधिकारी और एक आपके देसी उत्तराधिकारी देख रहे थे हम लोग, है ना। देसी उत्तराधिकारी में हमने पढ़ा है सुंग वंश के बारे में, कर्ण वंश के बारे में, सातवाहन वंश के बारे में, और उसके बाद अब आज हम पढ़ने वाले हैं वाकाटक वंश के बारे में, ठीक है। तो वाकाटक वंश जो है याद रखिएगा, जिसे स्थापित किया था विंध्य शक्ति ने, ठीक है। तो विंध्य शक्ति जो है याद रखिएगा, पुराणों में विंध्य शक्तियों के बारे में लिखा गया है, ठीक है। वाकाटक वंश के बारे में बताया गया, याद रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा कि दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, दक्षिण भारत या भारत का वह क्षेत्र जहां पर सातवाहन और चालुक्यों के मध्य की जो एक स्थिति बनती है, उस वहां पर एक राजवंश का जन्म होता है जिसे वाकाटक वंश कहा जाता है, ठीक है। तो वाकाटक वंश जो है याद रखिएगा, ये तीन कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पहला, गुप्तों के साथ या गुप्त राजवंश के साथ क्या था, इनका मैत्रीपूर्ण संबंध था, ठीक है। पहला चीज याद रखिएगा। इनको नुकसान था किससे, नल वंश के साथ। तो ये बात जरूर याद रखिएगा, गुप्तों के साथ क्या था, इनका मैत्रीपूर्ण संबंध था, और वही नल वंश के साथ क्या था, दुश्मनी थी, ठीक है, यानी बैर था यहां पर। तो ये दोनों जो सिस्टम है याद रखिएगा, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि सातवाहन काल के बाद जो है, या सातवाहन वंश के बाद जो है, जिस वंश का उदय हुआ उसे वाकाटक वंश कहा गया, ठीक है। अब वाकाटक वंश का जो समय रहा है, समुद्रगुप्त या गुप्त वंश के साथ जुड़ा हुआ रहा है, ठीक है। यानी एक तरफ जो है मगध में गुप्त वंश का विस्थापन होगा, और वही अगर आप ध्यान देंगे तो चौथी शताब्दी के बाद जो है गुप्त वंश जो है आगे बढ़ेगा, है ना। और वही याद रखिएगा कि वाकाटक वंश भी क्या है, चौथी से पांचवी शताब्दी के मध्य जो है आगे बढ़ता है, ठीक है। तो दोनों कहीं ना कहीं गुप्त वंश और वाकाटक वंश जो है एक दूसरे के समकालीन कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि वाकाटक को समाप्त होने का कारण मुख्य था क्या था, नल वंश, ठीक है। तो नल वंश एक ऐसा वंश है याद रखिएगा, जिसके कारण वाकाटक वंश जो है ये धीरे धीरे समाप्ति की ओर या पतन की ओर आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कौन मित्र है और कौन दुश्मन है, तो ये जरूर याद रखिएगा दुश्मन और मित्र के बारे में वाकाटक के संबंध में, ठीक है। चलिए देखिएगा इसके बारे में। तो देखिएगा वाकाटक वंश के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा वाकाटक वंश जो है इसकी स्थापना की थी विंध्य शक्ति ने, ठीक है। और इसका जो राजधानी है वो विदर्भ बरार क्षेत्र है, ठीक है, यानी महाराष्ट्र का क्षेत्र है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र के क्षेत्र में वर्तमान का जो बरार क्षेत्र है, विदर्भ का क्षेत्र, ठीक है, महाराष्ट्र का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अब इसी के बाद जो है ना राजधानी थोड़ी बदलती भी, याद रखिएगा। नंदीवर्धन नागपुर क्षेत्र जो है ना, इसकी राजधानी बदलती है। इसका कारण भी आपको बताऊंगा आगे जाकर कि कैसे राजाओं ने जो है राजधानी को बदला था इसमें, ठीक है। तो दो राजधानी याद रखिएगा इनका, एक विदर्भ और दूसरा नंदीवर्धन या नागपुर, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा विंध्य शक्ति का जो समय है 255 से 275 एडी का समय है, याद रखिएगा। और इसने जो है अपना शासन कहां से प्रारंभ किया था, मालवा क्षेत्र से, ठीक है, मालवा क्षेत्र से प्रारंभ किया था। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखिएगा हिंदू धर्म का विस्तार जो है दक्षिण भारत में इनके द्वारा किया गया था, वाकाटक वंश के द्वारा किया गया था। हालांकि इसमें इस समय जो है बहुत सारे अलग अलग वंश रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुख्य तौर पर ध्यान रखिएगा हिंदू धर्म का कहने का मतलब है वैदिक धर्म का विस्तार, ठीक है। तो वैदिक धर्म के बारे में जो विस्तरित क्षेत्र आता है, याद रखिएगा, वो वाकाटक वंशों के कारण जो है किया गया था, और यही कारण है इसकी तुलना जो है इंद्र और विष्णु से की गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनका सीक्वेंस जरूर याद रख लीजिएगा। मुख्य शासकों में जो है विंध्य शक्ति, प्रवर सेन, रुद्रसेन, पृथ्वीसेन, रुद्रसेन द्वितीय, प्रवेश सेन द्वितीय और नरेंद्र सेन जो है शासक रहा इसमें, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा इनके बारे में। चलिए इसके बाद देखिएगा प्रवर सेन की बात करें तो इसके शासन काल में जो है याद रखिएगा वाकाटकों की शक्ति बढ़ी थी, ठीक है। यानी इसने जो है अपना साम्राज्य का विस्तार ज्यादा किया था, और जो भी व्यक्ति साम्राज्य विस्तार करेगा उसके सपने में क्या आएगा, अश्वमेध यज्ञ आएगा, याद रखिएगा। तो कितने बार करा दिया इसने, 4 बार, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ मतलब समझिए कि बार बार जब कोई राजा अश्वमेध यज्ञ कराता है तो इसका मतलब ये है या तो वो लड़ने के लिए तैयार है, या तो फिर वो समझ जाता है कि आगे आने वाले जितने राजा हैं वो उससे कमजोर हैं, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ का 2 फायदा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा समझ लीजिए कि जब आप किसी प्रकार का जुआ खेलना चाहते हैं, ठीक है, तो वो जुआ खेलने का मतलब ये है या तो सामने वाला ये सोचेगा कि इसके पास पैसा बहुत है, या तो दूसरा सोचेगा इसके पास पैसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो जब बहुत पैसे वाला व्यक्ति जो है जुआ खेलना चालू करता है तो या तो वो और जीतेगा या हारेगा, 2 ही चीजें होंगी। तो मतलब इसका मतलब है कि आप जो है दाव लगाना प्रारंभ कर चुके हैं। तो अश्वमेध यज्ञ भी एक प्रकार से ऐसा यज्ञ है, याद रखिएगा, जो साम्राज्य विस्तार के लिए जो है काफी तेजी से आगे बढ़ता है। आप सोचिए कि एक व्यक्ति है जो अश्वमेध यज्ञ 4 बार करा रहा है, इसका मतलब ये है कि एक बार जो है उसने घोड़ा एक दिशा में छोड़ा, दूसरे बार में दूसरी दिशा में छोड़ा, ठीक है। तो घोड़ा को छोड़ने का 2 कारण होगा। पहला, कोई ना कोई उसे रोकेगा जो सोचेगा कि मेरे को अपने क्षेत्र में विस्तार नहीं चाहिए,
या मैं उसे अधीन नहीं रह सकता, तो वो अपना क्या करेगा, घोड़ा रोक लेगा, तो युद्ध होगा। और अगर घोड़ा ही नहीं छोड़ा जाए तो वो साम्राज्यवादी विस्तार नहीं करना चाहता है, लेकिन इसने 4 बार अश्वमेध यज्ञ कराया। इसका मतलब है ये साम्राज्यवादी विस्तार के साथ जुड़ा हुआ था, यानी प्रवर प्रथम जो है ये साम्राज्यवादी विस्तार का शाखा का जुड़ा हुआ व्यक्ति है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी के बाद समझिएगा कि इसने वाजपेयी यज्ञ भी कराया है, ठीक है। देखिए 3 यज्ञ तो याद रखिएगा, वैदिक धर्म में इस यज्ञों के बारे में बताया गया, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और राजसूय यज्ञ, ठीक है। राजसूय यज्ञ कब कराते थे, तो याद रखिएगा जब कोई बेटा अपने पुत्र को जो है, ठीक है, सॉरी, जब ऐसा कह सकते हैं राजा अपना पुत्र को जो है क्या करता है, राजगद्दी देता है, तो उस समय राजसूय यज्ञ या राजा बनाने की जो प्रक्रिया है वो राजसूय यज्ञ के अंतर्गत आता है, ठीक है। वही वाजपेयी यज्ञ याद रखिएगा, जब आप प्रतिष्ठान करते हैं, अपने शौर्यता का वर्णन करते हैं, तब आप वाजपेयी यज्ञ कराते हैं। और अश्वमेध यज्ञ अपना साम्राज्यवादी नीति का विस्तार करने के लिए, ठीक है, तो याद रखिएगा अश्वमेध यज्ञ होता है। तो वाकाटकों का जो साम्राज्य विस्तार से याद रखिएगा मध्य भारत में हो चुका था, और ये बुंदेलखंड से लेकर हैदराबाद तक, यानी दक्षिण के हैदराबाद तक चला गया था, ठीक है। तो इसका विस्तार याद रख लीजिएगा, बुंदेलखंड से हैदराबाद तक। और वही देखिएगा सको के क्षेत्र में अपना अधिकार भी इसी ने किया था, ठीक है। आगे पढ़ेंगे सको के बारे में तो थोड़ा सा आपको क्लियरिटी मिल जाएगी इसमें। याद रखिएगा रुद्रसेन प्रथम का जो समय आता है, याद रखिएगा इसने उपाधि धारण की थी महाभैरव की, ठीक है। और गुप्तों के साथ जो है मैत्रीपूर्ण संबंध रखा था इसने, और यही कारण है कि समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति में इसका वर्णन किया है कि हमने वाकाटकों का क्षेत्र कभी भी अधिकार में नहीं लिया, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, वाकाटकों के क्षेत्र पर अधिकार नहीं किया। ध्यान रखिएगा प्रयाग प्रशस्ति बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति जो है किसके संबंध में अभिलेख है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त का अभिलेख याद रखिएगा प्रयाग प्रशस्ति। इसके अलावा दूसरी बात आपको याद रखना है कि इसको किसने लिखा था, हरिसेन ने लिखा था, ठीक है। तो हरिसेन का नाम याद रखिएगा, समुद्रगुप्त का नाम याद रखिएगा, और प्रयाग प्रशस्ति का नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो है, इसके बाद आता है आपका प्रवरसेन, ठीक है। तो प्रवरसेन प्रथम जो है, यहां पर आप देखेंगे ये जो प्रवरसेन प्रथम है, इसके बाद जब रुद्रसेन का नंबर आएगा, ठीक है, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां पर जब प्रवरसेन का प्रथम का नंबर आता है, याद रखिएगा सबसे शक्तिशाली शासक है यहां पर, ठीक है। और उसके बाद जो है रुद्रसेन आता है और फिर पृथ्वीसेन आता है, ठीक है। तो यहां पर जो पृथ्वीसेन का क्रम है याद रखिएगा, अच्छा हमने पृथ्वीसेन लिखिएगा इसको, पृथ्वीसेन प्रथम, ठीक है। तो पृथ्वीसेन प्रथम जो है ना थोड़ा सा शांत प्रकार का व्यक्ति थे, याद रखिएगा, यानी शांत स्वभाव का। इसके समय में जो है ना वाकाटकों के समय में जो है, इस समय याद रखिएगा ये ज्यादातर कोशिश करता था कि युद्ध का समय ना आए, ठीक है। मतलब अधिकांशता जो है मैत्रीपूर्ण संबंध जो है यह भी चाहता था, यानी अपने आसपास के शासकों के साथ जो है मेल मिलाप करके रखता था ये, ठीक है। और उसी मेल मिलाप प्रणाली में जो है इसने क्या किया था, अपने पुत्र का विवाह जो है गुप्त वंश के साथ प्रारंभ किया था, ठीक है। तो जो याद रखिएगा, पहले तो याद रखिएगा इसका जो स्वभाव था, ठीक है। तो ये स्वभाव से जो है थोड़ा शांत स्वभाव का था, इसके कारण जो है इसका जो शासन क्रम रहा है वो शांतिपूर्ण रहा है, ठीक है। इसने क्या किया था, मैत्रीपूर्ण संबंध के लिए याद रखिएगा, ठीक है। मैत्रीपूर्ण संबंध का मतलब होता है, याद रखिएगा, यानी यहां पर कोशिश किया गया एक ऐसे रिलेशनशिप का, ठीक है, संबंध का, जहां पर ये मैरिज तक जाता है, याद रखिएगा। तो इसने अपने पुत्र को, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा,
ठीक है, तो याद रखिएगा कि पृथ्वीसेन प्रथम ने जो है अपने पुत्र का विवाह रुद्रसेन द्वितीय का, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखिएगा, यानी गुप्त साम्राज्य के जो शासक थे, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, ठीक है, विक्रमादित्य की पुत्री, याद रखिएगा, कई बार जो है ना इससे पूछा गया है, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य जिसे कहा जाता था, याद रखिएगा, ठीक है, अपनी पुत्री का विवाह जो है प्रभावती गुप्त से, ठीक है, पुत्री जो है, याद रखिएगा, रुद्रसेन द्वितीय और प्रभावती गुप्त का विवाह कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर दो मनसा है, याद रखिएगा, एक पहला मनसा, वाकाटकों का भी विस्तार था काफी तेजी से, वाकाटक भी विस्तरित हो रहे थे, वाकाटकों का शासकों का भी वैल्यू था थोड़ा सा, है ना, और वही जो वैल्यू था, याद रखिएगा, गुप्त वंश का भी था। तो इन्होंने प्रयास किया इस क्षेत्र में कि अगर ऐसा विवाह होता है तो दोनों क्षेत्र या दोनों शासकों के मध्य जो है ना एक प्रकार से साम्राज्य विस्तार की नीति जो है एक प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगी, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है ना आगे की कहानी को इस तरीके से सोच कर रखा हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है बहुत होशियार, या एक तरीके से समझा जाए कि एक अच्छा शासक भी था इस तरीके से, ठीक है। उसने कोशिश किया था कि वाकाटकों पर जो है ना गुप्त साम्राज्य का असर हो जाए, ठीक है, उसने बार बार कोशिश किया था। तो कोशिश में जो है उसकी पुत्री थी, अगर पुत्र होता तो भी वो विवाह करता, ठीक है, लेकिन उसकी पुत्री थी, तो याद रखिएगा हुआ क्या, ऐसे में वाकाटक के अंतर्गत वाकाटक धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे, ठीक है, लेकिन सीधे तौर पर युद्ध करने की बजाय इसने प्रयास किया कि मैत्रीपूर्ण संबंध से जो है ना क्या कर लिया जाए, इस क्षेत्र पर धीरे धीरे गुप्तों का असर छोड़ा जाए, ठीक है। और ऐसे में देखिएगा रुद्रसेन की मृत्यु जल्दी हो जाती है, अकाल मृत्यु जिसे कहा जाता है ना। तो ये जो है रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। अब प्रभावती गुप्त जब सोचिए वाकाटकों को चलाएगी तो क्या स्थिति बनेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि गुप्त साम्राज्य का असर पूरी तरीके से कहां पर हो जाएगा, ठीक है, वहां पर हो जाएगा। और उसी प्रकार जो है ना चंद्रगुप्त द्वितीय ने, याद रखिएगा, कालिदास को वाकाटकों के दरबार में भेजा था, ठीक है। तो ये एक घटना है, याद रखिएगा, जहां पर कालिदास जो है ना प्रभावती गुप्त के पुत्र को शिक्षा देने के लिए पहुंचा था, ठीक है। तो जब ये गुजरा था वहां से, तो सरगुजा से गया था, आपके छत्तीसगढ़ से होकर गुजरा था, और यही वो समय है जब वो सरगुजा से गुजरा तो सरगुजा क्षेत्र को उसने स्वर्गजा कहा, ठीक है। और यहीं पर जो आपका रामगढ़ की पहाड़ी आपने सुना होगा सरगुजा में, अंबिकापुर, ठीक है, तो वहां पर जो है उसने मेघदूतम की रचना की, मेघदूतम लिखा उसने, ठीक है, तो उसी रामगढ़ की पहाड़ी में। तो ये घटना उस समय की याद रखिएगा जब गुप्त साम्राज्य और वाकट साम्राज्य जो है अपने आप में विस्तृत हो रहे थे, ठीक है। तो ये घटना जरूर याद रखिएगा कि ये विवाह जो है संपन्न हो गया। अब उसके बाद समझिएगा कि रुद्रसेन द्वितीय का समय आता है, ठीक है। तो शासक बनता है कौन, रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय का समय जो है ना ये ज्यादा टफ नहीं रहा, याद रखिएगा, अकाल मृत्यु का समय हुआ इसका, ठीक है। तो अकाल मृत्यु के कारण जो है, ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, इसका जो समय है 385 से 390 के मध्य रहा है, यानी लगभग आप कह सकते हैं 5 साल, ठीक है। तो 5 साल का शासन रहा इसका, अकाल मृत्यु हो जाती है रुद्रसेन की, ठीक है। इसकी पत्नी है प्रभावती गुप्त, दामाद किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय का, ठीक है। तो अच्छा खासा वैल्यू मिलता था, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसने अब क्या किया था, ठीक है, दो चीजें इसके समय में, ठीक है। पहले तो पत्नी का नाम याद रखिएगा, क्योंकि कारण है कि पत्नी के बारे में बताना बहुत जरूरी है इसमें। याद रखिएगा प्रभावती गुप्त पूछा जाता है, ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी का नाम क्या है, ठीक है। प्रभावती, याद रखिएगा, पूरे प्रभाव के साथ थी, ठीक है, उसका प्रभाव काफी ज्यादा था वाकाटकों में, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। अब सोचिए इसके प्रभाव में आकर जो है ना उसने धर्म को छोड़ दिया था, रुद्रसेन द्वितीय ने जो है अपना धर्म छोड़ दिया था, ठीक है, और वैष्णव धर्म को मानना चालू कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा कि पूछा जाता है कि इसके प्रभाव में आकर जो है ना कौन सा धर्म लिया था, ठीक है, तो वैष्णव धर्म ले लिया था, याद रखिएगा, ठीक है। जबकि वाकाटकों के द्वारा, याद रखिएगा, सबसे पहले जो धर्म चलता था, यानी वाकाटक जो है जिस धर्म को मानते थे, ठीक है, तो उसमें जो है ये बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा मानते थे, प्रभाव में थे बौद्ध धर्म में, ठीक है। तो प्रभावती के प्रभाव में आकर इसने बौद्ध धर्म को छोड़कर वैष्णव धर्म अपना लिया, ठीक है, वैष्णव धर्म अपना लिया, और इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी शासक बना और 2 साल में मृत्यु, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब ऐसे सिचुएशन आया, याद रखिएगा,
कि कुछ ही समय में इसकी मृत्यु हो जाती है, शासक बनने के कुछ ही समय बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो देखिए अब जब मृत्यु हो चुकी है, याद रखिएगा, तो अब कौन शासन करेगा, क्योंकि इसकी तो मृत्यु हो चुकी है, बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, इसके दो बच्चे होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहीं से कहानी स्टार्ट होती है चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में भी, यानी गुप्त संबंध में भी, और उसके बाद जो है आपका वाकाटकों के बारे में। ठीक है, तो यहां से जो है प्रभावती गुप्त ने संरक्षिका के तौर पर शासन किया था, याद रखिएगा। ठीक है, प्रभावती गुप्त क्या बन गई थी, संरक्षिका बन गई थी, याद रखिएगा किसकी। देखिए पहले शुरू से ही ना एक बात चल रही थी हमारे समाज में कि महिलाएं जो है शासन नहीं कर सकती, ये बात पहले से ही तय हुआ था। ठीक है, तो अगर कोई महिला शासन कर रही है, इसका मतलब है वो क्या कहलाएगी, संरक्षिका कहलाएंगी। संरक्षिका मतलब प्रोटेक्टर। ठीक है, तो प्रोटेक्टर मीन्स कि आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है रुद्रसेन द्वितीय के जो पुत्र है, उसमें जो सबसे बड़ा पुत्र है, ठीक है, अगर वो शासन करने लायक नहीं है, मान लीजिए कि 5 साल का है, 2 साल का है, 10 साल का है, तो उसकी संरक्षिका है, लेकिन उसके नाम पर शासन करेगी ये। ठीक है, तो ये संरक्षिका बनी थी, याद रखिएगा, जिसे हम प्रोटेक्टर कहते हैं सामान्य तौर पर, जो कि एक छोटे राजा, ठीक है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि अकबर का भी प्रोटेक्टर था, ठीक है, संरक्षक था। तो वो क्या है, हर ऐसा राजा जो कि अपने छोटे उम्र में शासक बनता है और उसे सूझबूझ नहीं होती है किसी प्रकार की, तो उसके संरक्षिका के तौर पर कोई और शासन कर सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर दो व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यानी दो बच्चे हैं मुख्य तौर पर, और ये जो है 13 साल तक शासन करती है, 13 साल तक शासन किया। ठीक है, एक का नाम है दामोदर सेन और एक जो है, याद रखिएगा, जिसे कहा जाता है दिवाकर सेन। तो बड़ा बेटा जो था उसे कहते थे दिवाकर सेन, और दूसरा बेटा था जो, वो था दामोदर सेन। ठीक है, दिवाकर और दामोदर। अब देखिए घटना ये होती है अब इसी बीच जो है ना दिवाकर सेन की मृत्यु हो जाती है। 403 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब ये भी जल्दी मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो दामोदर सेन जो है फाइनली क्या बनता है, याद रखिएगा, शासक बनेगा अब, है ना। तो प्रभावती गुप्त जो है किसकी संरक्षिका थी, तो याद रखिएगा दामोदर सेन की। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, पुत्र के तौर पर ध्यान रखिएगा कि दो पुत्र थे, दिवाकर सेन और दामोदर सेन। ठीक है, और कभी भी एग्जाम में पूछा गया कि प्रभावती जो है किसकी संरक्षिका बनी थी, तो याद रखिएगा दामोदर सेन, जिसने अपना नाम बाद में बदल दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके नाम बदलने के साथ ही ये कहलाया प्रवर सेन द्वितीय। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा बचपन का नाम शासक बनने के समय जो है ना, हमेशा अपने पिता, दादा, परदादा का नाम लेकर जो है शासक किया करते थे, याद रखिएगा, इसलिए प्रवर सेन द्वितीय कहलाया ये। ठीक है, तो बाद में जाकर जो है इसका नाम बना प्रवर सेन द्वितीय। ठीक है, यही है, याद रखिएगा, प्रवर सेन द्वितीय। दामोदर सेन को ही प्रवर सेन द्वितीय कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा प्रवर सेन द्वितीय का समय जो है, ठीक है, ठीक है, जब प्रवर सेन द्वितीय आता है तो ऐसा, यही वो प्रवर सेन द्वितीय है जिसके दरबार में कौन आया था, कालिदास आया था। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी की शिक्षा दीक्षा के लिए कालिदास को भेजा गया था। किसने ने भेजा था, इसके नाना ने भेजा था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने भेजा था, याद रखिएगा। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा, कि कालिदास जो है किसके दरबार में आया था, और दूसरा याद रखिएगा कि किसने भेजा था और किसके दरबार में आया था। तो ध्यान रखिएगा, ये 2-3 क्वेश्चन जो है ना घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये जरूर आप याद रखेंगे। ठीक है, दामोदर सेन भी कहा जा सकता है ऑप्शन में, या फिर प्रवर सेन द्वितीय भी कहा जा सकता है ऑप्शन में, दोनों है, हो सकता है इसमें। ठीक है, बस आप ढूंढ लीजिए अपनी पैनी नजर से कि प्रवर सेन द्वितीय लिखा हुआ है या दामोदर सेन लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखिएगा प्रवर सेन द्वितीय के बारे में। याद रखिएगा प्रवर सेन जो है ना एक कुशल शासक बना था, क्योंकि इसकी शिक्षा दीक्षा किससे हुई है, कालिदास से हुई है। और आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ना, वो अपने 4 बड़े ऐसे व्यक्तियों को, बुद्धिजीवी व्यक्तियों को ना इसके दरबार में रखता था। ठीक है, मतलब इसको सिखाने के साथ साथ जो है ना, एक ऐसा कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य का जो प्रभाव है अब प्रवर सेन द्वितीय और साथ ही साथ जो है वाकाटक में होने लगा था। ठीक है, वो तो प्रभावती गुप्त के साथ ही होने लगा था, कि जब प्रभावती गुप्त जो है संरक्षिका बनी थी तो वो फोन करती थी अपने घर पे, ठीक है, कि ऐसा ऐसा है बाबा, बता दो कुछ ऐसा। ठीक है, मतलब मेरा एक इंटेंशन आप समझिएगा कि प्रभाव कैसे मिल रहा है। ठीक है, तो उस समय फोन नहीं था,
तो स्थिति क्या बन रही थी, स्थिति ये बन रही थी कि बार बार जो है प्रभावती गुप्त जो है 13 साल तक कैसे संरक्षिका बन सकती है, कोई ना कोई तो मार देता। ठीक है, एक समय आता जब देखिए शासकों में एक बात समझिएगा कि अगर शासक कमजोर है, दुर्बल है या बच्चा है तो उसे तो कोई ना कोई मारकर जो है अपना शासन स्थापित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, लेकिन प्रभावती गुप्त के होने के कारण उधर कौन बैठा है, गुप्त साम्राज्य बैठा हुआ है, उसके कारण जो है इस वाकाटक वंश को कोई छुआ नहीं है। ठीक है, और इस पर प्रभाव तो बिल्कुल पड़ेगा, गुप्त वंश का प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो ये जरूर इस घटना को बताता है कि गुप्त जो साम्राज्य है उसका प्रभाव वाकाटक पर कितना था। ठीक है, दूसरी बात याद रखिएगा, वो अपने 4 बुद्धिजीवियों को जो है इसके दरबार में रखता था, कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसके कारण जो है वाकाटक साम्राज्य अब पूरी तरीके से जो है किसके प्रभाव में चल रहा था, गुप्तों के प्रभाव में चल रहा था। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा कि अगर आपसे कॉन्सेप्चुअली पूछा जाए, जैसे कि आप मेंस में लिखते हैं, तो मेंस में इस प्रकार की बातें लिखी जा सकती है, याद रखिएगा, जिसपे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाकी जब प्री का एग्जाम दे या फिर व्यापम के किसी एग्जाम दे आप, तो वन लाइन फैक्ट ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो देखिएगा प्रवर सेन द्वितीय का जो समय था, याद रखिएगा, तो प्रवर सेन द्वितीय जो है ना एक कुशल शासक बना, क्योंकि इसको सिखाने वाले काफी लोग थे। ठीक है, तो कुशल तो बना, लेकिन इसे युद्ध में कोई रुचि नहीं थी। ठीक है, युद्ध की जगह पर जो है ना ये फोकस करता था किस पर, तो मुख्य तौर पर साहित्यों पर फोकस कर रहा है। ठीक है, यानी एक तरीके से ये आर्ट और कला प्रेमी था। ठीक है, मतलब कला प्रेमी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा एक कुशल शासक होने के बावजूद युद्ध या साम्राज्य विस्तार में रुचि नहीं थी। इसकी अभिरुचि जो थी, याद रखिएगा, ये चाहता था साहित्य व कला क्षेत्र में। ठीक है, मतलब ये चाहता था कि लिटरेरी या फिर जो लिटरेचर है, आर्ट है, उसमें विकास हो। ठीक है, और इसके कारण जो है याद रखिएगा बहुत सारे विकास कार्य हुए इसके समय में। ठीक है, यानी ऐसा कहा जा सकता है कि इसकी अभिरुचि जो है ना शांति के कार्यों में ज्यादा थी, कला के विकास में हुआ। इसके कारण जो है इसके समय में बहुत ज्यादा जो है कला और आपके जो साहित्य है उनमें विकास हुआ है। ठीक है, तो पूछा जाए वाकाटक वंश में जो है किसके समय जो है कला और साहित्य में विकास हुआ है, तो याद रखिएगा प्रवर सेन द्वितीय के समय में हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या विकास हुआ है, तो याद रखिएगा, ठीक है, साहित्यों के क्रम पर याद रखिएगा इसने भी एक साहित्य लिखा था। ठीक है, तो याद रखिएगा साहित्य में जो है इसकी रचना याद रखिएगा जो कि प्रवर सेन द्वितीय ने किया था, यह है आपका सेतुबंध। सेतुबंध एक काव्य है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसने जो है ना अपनी राजधानी बदली थी, याद रखिएगा, राजधानी प्रवरपुर, जिसे बाद में कहा गया नंदीवर्धन। ठीक है, और यहीं पर आप ध्यान देंगे कि अपने पुत्र का विवाह भी इसने कुंतल की राजकुमारी से कराया था। ठीक है, कुंतल की राजकुमारी से जो है याद रखिएगा अपने पुत्र नरेंद्र सेन का विवाह देखिएगा, तो नरेंद्र सेन का विवाह जो हुआ किससे हुआ था, अजीत भट्टारक से। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा अजीत भट्टारक जो है, ठीक है, एक महिला है। ठीक है, तो उसके संबंध में याद रखिएगा कि ये जो अजीत भट्टारक हैं ये कुंतल की राजकुमारी थी। ठीक है, कुंतल की राजकुमारी का विवाह हुआ था नरेंद्र सेन से, याद रखिएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर इनके राज्यसभा में जो है, ठीक है, प्रवर सेन द्वितीय के समय में कालिदास रहा है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा कालिदास। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद देखिएगा नरेंद्र सेन का जो समय है उसके बारे में बात करेंगे। 440 से 460 ईस्वी तक जो है इसका समय रहा है नरेंद्र सेन का।
440 टू 460 एडी। ठीक है, देखिएगा नरेंद्र सेन का जो शासनकाल रहा है, ठीक है, इसके बाद जो है वाकाटकों का पतन प्रारंभ हो गया। ठीक है, यहीं से जो है याद रखिएगा, आपको छत्तीसगढ़ के इतिहास को भी जब पढ़ेंगे ना तो यहीं पर वो घटना जो है आपको मिलेगी जिसमें वाकाटक की लड़ाई नल वंशों से होती है। ठीक है, तो आपको याद होगा, आपने पहले भी कभी सुना होगा, इतिहास में कभी पढ़ा होगा, तो याद रखिएगा नरेंद्र सेन से जो है ना नल वंश के नल वंश के जो शासक था याद रखिएगा, ठीक है, इसने आक्रमण किया था नल वंश के शासक जो है भौदत्त वर्मन ने। ठीक है, नरेंद्र सेन, भौदत्त वर्मन, याद रखिएगा। तो पहले जो है याद रखिएगा, पहले वाकाटकों ने आक्रमण किया और उसके बाद फिर नल वंश ने आक्रमण किया और भौदत्त वर्मन ने क्या किया था, नंदीवर्धन को समाप्त कर दिया था, पूरा हस्तप्रत कर दिया था, यानी राजधानी को पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर दिया था। ठीक है, तो यहीं से जो है वाकाटकों का जो है ना पतन प्रारंभ होता है, याद रखिएगा, नरेंद्र सेन के समय से। ठीक है, याद रखिएगा, वाकाटकों का पतन होना प्रारंभ हुआ। ठीक है, मतलब यहां से वाकाटक जो है अब पतन की ओर आगे बढ़ने लगे, याद रखिएगा, यहां से कहानी जो है वाकाटकों को समाप्त होने लगता है। ठीक है, और किसने आक्रमण किया था, तो याद रखिएगा नल राजा, नल शासक था, याद रखिएगा, जिसका नाम है भौदत्त वर्मन। ठीक है, भौदत्त वर्मन। तो जब इसने आक्रमण किया, याद रखिएगा, ठीक है, तो आक्रमण में शुरुआती समय जब आक्रमण किया था, याद रखिएगा, तो पहले तो ये हार गया था। भौदत्त वर्मन क्या हुआ था, पहले आक्रमण में हार गया था, याद रखिएगा, यानी पहले स्टेप में जो है, या पहला चरण जो है, आप ऐसा कह सकते हैं कि पहले चरण में ये हार गया था, परंतु जब दूसरी बार फिर से लड़ाई हुई उसके बाद जो है भौदत्त वर्मन क्या हुआ, जीत गया था। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। इसी के बाद जो है वाकाटक जो है समाप्त हो गए, है ना। लेकिन इसके बाद नरेंद्र सेन के बाद जो है याद रखिएगा पृथ्वीसेन द्वितीय का समय भी आता है। ठीक है, जिसका संघर्ष जो है नल और त्रिकुटों के साथ होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, नलों के साथ, देखिए ये जो नल शासक याद रखिएगा, इनके बारे में अलग से हम पढ़ते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा नल शासक और त्रिकुटों। ठीक है, तो नरेंद्र सेन के बाद यहां से पतन प्रारंभ हुआ है, तो नरेंद्र सेन का जो पुत्र होता है उसे कहते हैं पृथ्वीसेन द्वितीय। ठीक है, देखिएगा पृथ्वीसेन द्वितीय के बारे में, पृथ्वीसेन द्वितीय। ठीक है, अब इसका काल जो रहा है वो किसके साथ रहा है, संघर्ष का काल, मतलब इसे संघर्ष का काल कहते हैं। किसके काल को, पृथ्वीसेन द्वितीय के काल को। किसके किसके साथ संघर्ष हुआ है, तो नल शासक तो रहेंगे ही जिसके साथ संघर्ष होगा, क्योंकि नल और वाकाटकों के मध्य ना एक कहानी चलती थी। कैसी कहानी, मैं उसके पिता को मारूंगा, ठीक है, वो मेरे पिता को मारेगा। इस तरह की कहानी जो है ना लगातार इनके मध्य जो है एक संघर्ष लगातार चलता रहा है। ठीक है, या तो वो उसके बेटे को मारेगा, वो उसके बेटे को मारेगा। ठीक है, इस प्रकार की जो संघर्ष है, ठीक है, स्ट्रगल है, इन दोनों राजवंशों में चला है। किसके किसके बीच, नल वंशों के बीच और आपका वाकाटकों के बीच। ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक एंट्री और हो जाती है, याद रखिएगा, जिसे कहते हैं त्रिकुटों, त्रिकुटों। ठीक है, तो नलवंश और त्रिकुटों के मध्य जो है ना, ये भी एक वंश है, याद रखिएगा, त्रिकुटो वंश है, याद रखिएगा। तो नलवंश त्रिकुटो वंश के साथ जो है संघर्ष काल रहा, किसका, पृथ्वीसेन द्वितीय का। ठीक है, कहां से जानकारी मिलती है, तो इसकी जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, बालाघाट अभिलेख से। ठीक है, तो बालाघाट अभिलेख में यह जानकारी प्राप्त होती है, साक्ष्य मिलता है, एविडेंस मिलता है, बालाघाट अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो वाकाटकों के बारे में याद रखिएगा। अब देखिएगा वाकाटकों का योगदान कल्चर में कितना रहा है, संस्कृति में कितना रहा है। ठीक है, कहानी खत्म हो चुकी है वाकाटकों की। आपको कहां से याद रखना, तो याद रखिएगा इसमें 10 क्वेश्चन बनने की संभावना है। मैं एक बार रिपीट करता हूं, देखिएगा जल्दी से इस 10 क्वेश्चन को देखिए, कौन कौन से 10 क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखिएगा, और आप इसमें ध्यान भी रखिएगा कौन से 10 क्वेश्चन है इसमें। देखिए सबसे पहला जो है ना, संस्थापक का नाम याद रखिए, क्योंकि इतने सारे संस्थापक हो चुके हैं। ठीक है, अंतिम व्यक्ति और संस्थापक, ये सामान्य तौर पर क्वेश्चन पूछा था, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन हमेशा संस्थापक पे ही रखिएगा। मतलब आपको एक आइडियोलॉजी बता रहा हूं मैं हिस्ट्री को पढ़ने का, कि अगर आप प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपका पहला क्वेश्चन हमेशा होना चाहिए उसके संस्थापक का नाम याद करना। ठीक है, पेपर सरल है, तुरंत
खट से 1 नंबर मिल जाता है, याद रखिएगा। तो ये वैल्यू है उसकी। क्यों? क्योंकि अगर आपको इतने भीड़ में एक राजा का वैल्यू पता है कि 4 राजाओं में आप एक राजा को चुनकर निकाल सकते हैं वंश के बारे में, तो फिर आप वैल्यूएबल है, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब नंबर डिजर्व करते हैं। तो पहला आपको संस्थापक का नाम याद रखना है, और दूसरा क्वेश्चन जो है, हर वंश का राजधानी कहां पर था। ठीक है, क्योंकि राजधानी पता है आपको, इसका मतलब है कि वो सेंटर ऑफ पूरा एक वैल्यू आपको पता चल गया कि वो राजा जो है किसके इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है, तो राजधानी दूसरे नंबर पर याद रखिएगा। तीसरे नंबर पर याद रखिएगा, ठीक है, यहां पर कि कई बार जो है ना थोड़े से क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने का प्रयास किया जाता है। तो जैसे इस प्रकार के टॉपिक जब आते हैं कि इंद्र से तुलना, विष्णु से तुलना, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा ट्रिक बनाने के लिए। ठीक है, कथन कारक में याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन, जैसे अभी छात्रों से दीक्षक में आपने देखा होगा, है ना, जो आपके कांकेर के सोमवंशी शासक हैं भौदत्त गुप्त के बारे में, तो याद रखिएगा सोमवंशी शासकों के बारे में पूछा था, कथन कारक के तरीके से पूछा गया था। ठीक है, तो ये कथन कारक ही है जिसमें अधिकांश धर्म के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे ये चीजें हैं जो है तीसरे नंबर पर आप रखिएगा इसको, इस प्रकार के ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, और उसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन आपका अश्वमेध यज्ञ के बारे में याद रखिएगा, 4 अश्वमेध यज्ञ कराया था इसने। ठीक है, उसके बाद जो है ये यहां से निकल कर आता है, हालांकि इसको 2 बार पढ़ने को मिलेगा, समुद्रगुप्त के बारे में गुप्त वंश पढ़ेंगे तो वहां भी ये मिलेगा आपको, है ना। चलिए, इसके बाद देखिएगा ये घटना याद रखिएगा, पृथ्वीसेन प्रथम ने जो है ना अपना जो है विवाह जो है संबंध स्थापित कराया था, याद रखिएगा, रुद्रसेन द्वितीय के साथ। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। ये 2 वंशों के मध्य जब कभी भी विवाह होता है, याद रखिएगा, तो 2 वंशों के मध्य जब भी विवाह होगा तो इतिहास में कुछ नया होता है। ठीक है, 2 अलग अलग वंश जो है ना, अभी जब आप जैसे आगे मध्यकाल का इतिहास पढ़ेंगे, मध्यकाल में मिडिवल हिस्ट्री, तो मिडिवल हिस्ट्री में ना कोई 2 वंश आपस में लड़कियों का विवाह करना ही नहीं चाहता। आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है, कि स्थिति ये होगी कि हमने, देखिए हमारे यहाँ जो है ना विदेशी आक्रमण क्यों हुआ और हमारे क्यों, इसका कारण आपको उस मिडिवल हिस्ट्री में आपको बताऊंगा मैं। तो इसका कारण था कि हमने जो है ना अपनी किलेबंदी करके रखी हुई थी, हम किसी को एंट्री नहीं करते थे, भारतीय का सपोर्ट कभी नहीं करते थे। ठीक है, तो सपोर्टिव नहीं होने के कारण क्या हुआ, हम देख रहे हैं वो उसके वंश का समाप्ति हो रहा है और हमको मजा आ रहा है। एक वंश, एक भारतीय वंश दूसरे भारतीय वंश को समाप्त होते देख रहा था और उसको मजा आ रहा था, लेकिन जब कल उसको समाप्त करने के बाद परसों आपके यहाँ आया तो फिर आपको लगा कि हमें उसको मदद करना चाहिए था। यही घटना हमारे साथ घटी है उस समय में। ठीक है, चलिए, तो याद रखिएगा ये 5वां 6वां क्वेश्चन याद रखिएगा, और उसके बाद जो है रुद्रसेन के समय याद रखिएगा। आपको यहाँ पर दामोदर सेन के संबंध में 7वां क्वेश्चन याद रखना है, दामोदर सेन के बारे में। ठीक है, कि किसके साम्राज्य में जो है, ठीक है, पहले तो संरक्षिका प्रभावती गुप्त के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरा याद रखिएगा प्रवरसेन द्वितीय के बारे में। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा प्रवरसेन द्वितीय के समय जो है ना आपका सेतुबंध काव्य, ठीक है, इसको लिखा था, याद रखिएगा, किसने, प्रवरसेन द्वितीय ने लिखा है। ठीक है, इसने रचना की है। उसके बाद याद रखिएगा कि इसने जो है ना नंदीवर्धन को बसाया था। ठीक है, यानी नागपुर क्षेत्र को, महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र को इसने बसाया था, याद रखिएगा, प्रवरसेन द्वितीय ने बसाया था। 9वें नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका, है ना। और उसके बाद याद रखिएगा 10वें नंबर का क्वेश्चन जो है, ठीक है, या तो आप नरेंद्र सेन के संबंध में याद रखेंगे या फिर इस पॉइंट को यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, जहां पर आपको याद रखना है कि बालाघाट अभिलेख से जो है पृथ्वीसेन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है और इसका संघर्ष काल रहा है पृथ्वीसेन द्वितीय का संघर्ष काल। 10 क्वेश्चन बस, कि एक टॉपिक से अगर आप 10 क्वेश्चन भी सिर्फ उसको पढ़ लीजिए और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, यकीन कीजिए फिर आपका वाकाटक वंश हमेशा क्लियर रहेगा। ठीक है, कि किसके समय क्या घटना घटी थी ये याद रहेगा आपको। ठीक है, इसके बाद देखिएगा हम इसके योगदान को पढ़ने वाले हैं कि वाकाटक वंश का कंट्रीब्यूशन हमारे इतिहास में क्या रहा है। ठीक है, तो 3 योगदान आप पढ़ेंगे इसमें, कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे आप इसमें वाकाटकों का। पहला याद रखिएगा ये स्वयं ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, याद रखिएगा, यानी ब्राह्मण धर्म को मानने वाले। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद अजंता की गुफा, ठीक है, आपको जानकारी होगा अजंता की गुफा कहां पर है, महाराष्ट्र में है अजंता की गुफा, याद रखिएगा, औरंगाबाद क्षेत्र। ठीक है, तो जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है, याद रखिएगा, वहीं पर निर्मित हुआ अजंता गुफा। कितने गुफाएं हैं उसके अंदर, याद रखिएगा 29 गुफाएं, 29 गुफाएं हैं। ठीक है, तो 29 गुफाओं में जो है 25 जो गुफा है, याद रखिएगा, ये बौद्ध विहार है, रहने का जगह। ठीक है, बौद्ध विहार, बिहार का मतलब क्या होता है, बौद्धों के रहने का स्थान को बिहार कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमारा एक राज्य डेवलप हुआ बिहार, तो ये बौद्धों के लिए मुख्य जगह थी, है ना। जो बाकी 4 हुए, 25 हो गए बिहार, और बाकी 4 जो थे, याद रखिएगा, वो चारों में जो है वो चैत्य थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा।
लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अजंता गुफा में इनका योगदान क्या रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा हर गुफाओं में उनका नंबर है, 12 नंबर का गुफा, 13 नंबर गुफा, 14 नंबर गुफा। ठीक है, तो कुछ गुफाओं का निर्माण इन्होंने कराया था। अब कौन कौन से नंबर गुफा जो है इन्होंने निर्माण कराया था, तो याद रखिएगा 16 नंबर, 17 नंबर और 19 नंबर की गुफा। ठीक है, 16, 17 और 19 नंबर की गुफा का निर्माण कराया। ठीक है, वाकाटकों का योगदान जो है इस क्षेत्र में याद रखिएगा। इनमें जो है एक राजा था, याद रखिएगा, एक शासक था जिसका नाम था सर्वसेन। ठीक है, वाकाटकों में एक शासक था जिसका नाम था सर्वसेन, और सर्वसेन ने जो है याद रखिएगा एक प्राकृत काव्य लिखा था। ठीक है, प्राकृत भाषा में एक काव्य लिखा, इसका नाम था हर विजय। हर विजय। ठीक है, और जो ये हर विजय है याद रखिएगा, जिसके कारण विदर्भ शैली का विकास हुआ था। ठीक है, विदर्भ शैली का विकास। याद रखिएगा, यहां तक अगर आपको याद रहता है तो उसका मतलब है आप यूपीएससी के लायक तक जा सकते हैं। मतलब इस लेवल तक अगर आप यहाँ पर छोटी छोटी बातों को याद रखते हैं तो यूपीएससी तक जा सकते हैं हम इसमें। ठीक है, क्योंकि इतना डीप कवर करना थोड़ा सा लगता है कि ये काफी ज्यादा डीप है। याद रखिएगा, यहाँ तक की चीजें जो है ना, उनके योगदान के बारे में बात करना या फिर कंट्रीब्यूशन के पॉइंट को देखना, तो याद रखिएगा यहां तक कवर कर रहे हैं, मतलब आप एक तरीके से यूपीएससी के भी चीजों को कवर कर सकते हैं अगर आपको इतनी मेमोरी आप अपने आप पर मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, तो ये वाकाटकों के बारे में था। चलिए, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो राजवंश है, जिसमें हम छोटे राजवंशों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो आते हैं चेदी वंश, ठीक है, या फिर महामेघ वंश। ठीक है, देखिएगा इनके बारे में। बताइए, यहां तो कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन इसमें? तो एक्चुअल में यहां तक का जो टॉपिक है याद रखिएगा, ये सीधे तौर पर जो है देसी उत्तराधिकारी के तौर पर कहलाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे साम्राज्य जो भारत में ही रहकर मौर्य साम्राज्य के अलग अलग होने से जो है बने हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भारत के ही साम्राज्य हैं जो भारत में प्रशासक के तौर पर जो है, कोई सेनापति के तौर पर जो है बाद में राजा बन गया, कोई क्षेत्र पहले से सामंत था वो राजा बन गया। तो इस तरीके से राजा बनने के साम्राज्य जो जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, सातवाहन काल से प्रारंभ होता है। ठीक है, सॉरी, सुंग वंश से प्रारंभ होता है, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और वाकाटक वंश तक जाता है। लेकिन इसके अलावा जो है ऐसे कुछ राजवंश थे जिनको जो है अशोक ने क्या किया था, अपने नियंत्रण में रखा था, और अशोक की मृत्यु के बाद या फिर मौर्य साम्राज्य की समाप्ति के बाद जो है अपने आप को धीरे धीरे स्वतंत्र कर लेते हैं। उनमें 3-4 साम्राज्य हैं, याद रखिएगा। ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, मौर्योत्तर कालीन अन्य राजवंश। ठीक है, तो आफ्टर मौर्य पीरियड कुछ ऐसे राजवंश डेवलप हुए, याद रखिएगा, जो मौर्यों के समाप्त होने के बाद अपने आप को क्या कर दिए, स्वतंत्र या फ्री कर लिए। तो जैसे ही वो अपने आप को फ्री करते हैं, याद रखिएगा, उनमें कुछ राजवंश का नाम आप याद रखेंगे, जैसे कि आपका पहला है कलिंग के चेदी वंश, इसी को कहा जाता है महामेघ वाहन वंश। दूसरा है आपका इक्ष्वाकु वंश। तीसरा है आपका आभीर वंश। ठीक है, नाम सुने रहिए ताकि कहीं आगे इतिहास जब पढ़ेंगे आप तो ऐसा ना हो कि इक्ष्वाकु वंश के बारे से गुजर के आया, ये कहां से आया, है ना। तो नाम याद रखिएगा, नाम मैटर करता है, क्योंकि इनके अंदर आने वाले जो शासक हैं, याद रखिएगा, इस वंश में ये बहुत ज्यादा बड़े शासक या फिर बहुत तरीके से ये कहना चाहिए कि इनका पावर जो है उतना इस लेवल पर नहीं था कि इतिहास में इनको बहुत बड़ा स्थान मिल पाए। ठीक है, तो इतिहास में इनका स्थान बहुत छोटा रहा है, लेकिन इनके कुछ छोटे छोटे कार्य जो है ना इतिहास के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा कि महापद्मनंद, आपको याद होगा जब मगध का उत्कर्ष हमने पढ़ा था तो नंद वंश का स्थापना हमने पढ़ा था, तो महापद्मनंद का नाम पढ़ा था। उसने क्या किया था, कलिंग में एक नहर बनवाई थी, है ना। तो कलिंग में जो नहर बनवाई थी उसको वापस ठीक से फिर से खुदवाने का काम कौन करता है, तो कलिंग के चेदी वंश करते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया।
यानी इससे जुड़ा हुआ एग्जाम पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो कलिंग में नहर बना था उसकी इंपॉर्टेंस को पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे कुछ फैक्ट्स याद रखिएगा जो इन वंशों से जुड़े होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, देखिएगा कलिंग के चेदी वंश से। ठीक है, तो देखिएगा मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर, ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा कलिंग के चेदी वंश। तो इसकी कहानी कुछ ऐसे ही याद रखिएगा कि जब तक मौर्यों की लड़ाई कलिंग के साथ नहीं हुई थी, यानी कि युद्ध नहीं हुआ था, कलिंग युद्ध नहीं हुआ था। ठीक है, 261 की बात मैं कर रहा हूं, याद रखिएगा। तो 261 बीसी की जो बात हो रही है, ठीक है, उस समय कलिंग के साथ मौर्यों की लड़ाई हुई थी, अशोक की लड़ाई हुई थी। और उसके बाद जो है कलिंग अब जो है मौर्यों के अधीन हो गया था। लेकिन उससे पहले कलिंग जो था एक पावरफुल या शक्तिशाली शासक हुआ करता था यहाँ पर, या पूरा पावर होता था इसमें। ठीक है, लेकिन मौर्यों के जीतने के बाद कलिंग युद्ध में जब जैसे अशोक ने कलिंग को हराया या कलिंग को जीता, उसके बाद जो है कलिंग जो है पूरी तरीके से समाप्त हो गया, यानी वो साम्राज्य किसमें शामिल हो गया, मौर्यों के साथ हो गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब मौर्यों की समाप्ति हुई तो फिर क्या हुआ, तो मौर्यों के अवशेष से या मौर्य के साम्राज्य के बाद जिस छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ उसी में से एक राजवंश था आपका कलिंग। ठीक है, अब इसमें जो है मुख्य राजा की बात करें तो याद रखिएगा इसमें सबसे मुख्य राजा होता है खारवेल। ठीक है, इसका नाम मत भूलिएगा क्योंकि इसके जो चीजें होती हैं, ठीक है, तो देखिएगा इसमें आपको तीन बातें याद रखना है कलिंग से संबंधित। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला कलिंग का शासक या फिर महत्वपूर्ण शासकों में आपको नाम याद रखना है कलिंग नरेश खारवेल। ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल के बारे में तो याद रखिएगा कलिंग नरेश खारवेल जो है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण शासक है, यानी सबसे महान शासक कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसने जो है याद रखिएगा भुवनेश्वर में, ठीक है, भुवनेश्वर जो क्षेत्र है याद रखिएगा आपका उड़ीसा का, भुवनेश्वर याद रखिएगा, यहां पर है आपका उदयगिरी की पहाड़ी। ठीक है, और यहीं पर जो है याद रखिएगा एक हाथी गुम्फा, एक गुफा है, इसका नाम है हाथी गुम्फा। ठीक है, हाथी इतना बड़ा है इसलिए इसको हाथी गुम्फा कहा गया है, याद रखिएगा गुफा का नाम है हाथी गुम्फा। ठीक है, तो उड़ीसा में जो है ना इसको हाथी गुम्फा कहा जाता है, याद रखिएगा। तो हाथी गुम्फा में जो है इसने एक अभिलेख लिखवाया था, ठीक है, जिसमें जिसमें क्या होता है सभी प्रकार के किसके खारवेल के संबंध में उसके जीवन की जानकारी मिलती है, मतलब उसके पूरे लाइफ में क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो जीवन क्रम की जानकारी खारवेल के बारे में किससे मिलती है, हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख के द्वारा जो है इससे जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। और दूसरा याद रखिएगा, ठीक है, इससे संबंधित आपको तीन बातें ध्यान रखना है। ठीक है, तो कलिंग को हम याद रखिएगा, कलिंग जो क्षेत्र है, ठीक है, चेदी वंश को जो है हम लोग मेघ महा वाहन वंश भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके संबंध में जब हम इसे क्यों कहते हैं ऐसा, इसका कारण ये याद रखिएगा क्योंकि इसकी संस्थापक के नाम पर अगर हम देखें, ठीक है, तो इसके संस्थापक के नाम पर भी इसका वंश का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इसे महा मेघ वाहन वंश भी कहा गया है, मैंने इससे पहले आपको बताया। इसका कारण क्या है, क्योंकि स्थापना जो है इसने की थी, ये जानकारी मिलती है। ठीक है, और हाथी गुम्फा अभिलेख के संबंध में एक जानकारी सबसे इंपॉर्टेंट मिलती है, याद रखिएगा कलिंग के संबंध में, और ये संबंध जानकारी देता है ये है कि याद रखिएगा खारवेल ने जो है शासन ठीक है, जो खारवेल है वो कब से शासन प्रारंभ किया था, तो याद रखिएगा 16 साल की उम्र में, यानी 16 वर्ष की उम्र में जो है इसने राजगद्दी संभाली थी। ठीक है, 16 साल की उम्र में शासन किया था इसने। सोचिए, देखिए आप 10th पास कर रहे थे उस समय, है ना, 10th 12th पास हो रहा था और ये शासन कर रहा था, एक बड़े क्षेत्र पे अपना कानून बना रहा था, है ना। यही अंतर है, याद रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यही छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो इतिहास ना हमारा काफी अनोखा है
और उस अनोखे इतिहास के हम भागीदारी बने, तो इसके लिए हमें भी इतिहास लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये बहुत जरूरी है याद रखिएगा कि आप इस बारे में किस तरीके से सोचते हैं, अभी के कल्चर के बारे में किस तरीके से सोचते हैं, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। और यही जो बदलाव है जो आप समाज को देते हैं, जो कंट्रीब्यूशन समाज के लिए करते हैं, वो सबसे बड़ा मायने रखता है। ठीक है, जिस पोस्ट के लिए आप सोच रहे हैं, जैसा पढ़ना चाहते हैं, उन सभी चीजों में जो है आप समाज के लिए क्या करते हैं या समाज को क्या देते हैं, इसी से इतिहास बनता है। ठीक है, तो इसने जो है किया क्या दिया समाज को, हाथी गुम्फा अभिलेख दिया, याद रखिएगा, इसलिए खारवेल को याद रखा जाता है। ठीक है, कोई भी नॉलेज हो, देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने इतिहास की जानकारी चाहिए, बट ये जो टाइम जोन है अगर वो शून्य में चला जाए तो हमें उस समय की घटना कभी पता नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो वो शून्य जो समय है, याद रखिएगा, जो जीरो आवर कहते हैं, जो कि इतिहास में कई बार हो जाता है, जिसके संबंध में उस समय में, उस घटना के समय में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, और जानकारी नहीं है तो उसका नुकसान होता है कि हमें अपने इतिहास के बारे में पता नहीं है। दूसरा, जानकारी किसी और ने दी है तो हो सकता है उसे जो है मैनिपुलेट करके आपके सामने रख दिया गया हो, और ऐसे में जो है आप अलग अलग प्रकार की जानकारी रख पाते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि इसने जो है 16 वर्ष की उम्र में जो है शासन प्रारंभ किया, और इसने हाथी गुम्फा अभिलेख जो है बनवाया था, याद रखिएगा, जिससे इसके जीवन की संपूर्ण जानकारी के साथ साथ अन्य जानकारी भी मिलती है, याद रखिएगा, भारत के इतिहास के बारे में। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि हम साक्ष्य के तौर पर इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखिएगा कि इसका जो शासन क्रम रहा है, ठीक है, इससे पहले ये 9 साल तक क्या करता था, तो याद रखिएगा, इससे पहले जो है ना ये युवराज के तौर पर जो है शासन कर रहा था, इससे पहले भी ये शासन कर रहा था। ठीक है, तो 9 वर्ष तक जो है, तो इससे पहले भी ये शासन की पदवी में था, याद रखिएगा, 9 वर्ष तक का। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर 3 बातें हम इस पे लिखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है इसके संबंध में। ठीक है, तो देखिएगा खारवेल जो है ना, इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, खारवेल के संबंध में जो जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, इसने जो है अपने आप को कलिंगाधिपति कहा है। ठीक है, याद रखिएगा, इसने अपने आप कहा है उपाधि के तौर पर कलिंगाधिपति, कलिंगा चक्रवर्ती। ठीक है, कलिंगा चक्रवर्ती, याद रखिएगा। ठीक है, इसने क्या किया था, तो इसके विवाह याद रखिएगा, इसने विवाह किया था ललाक से। ठीक है, ललाक, इसकी पत्नी का नाम है ललाक। ठीक है, इसकी पत्नी का नाम याद रखिएगा ललाक है। ठीक है, जो कि हत्यकसिक की पुत्री है, एक्चुअल में जो है ना ये पुत्री है हत्यकसिक की। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसने विवाह किया था ललाक से, जो कि हत्यकसिक की पुत्री है। ठीक है, इसके संबंध में इतनी ही जानकारी याद रखिएगा। लेकिन हाँ, हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है ना, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। ठीक है, इसने जो है अपने शासन के 5वें वर्ष में नहर को बढ़ाया था। ठीक है, किसने, जिसने पद्मनंद ने बनवाया था। ठीक है, यही नोट करके आप यहां पर लिख लीजिएगा। ठीक है, कि महापद्मनंद के द्वारा बनाया गया नहर को इसने आगे तक बढ़ाया। ठीक है, मतलब नहर को और दूरी तक लंबा किया, याद रखिएगा, नहर की दूरी बढ़ाई। ठीक है, जिसमें जो है विस्तार किया, कहां से कहां तक, तो याद रखिएगा वनसूली से, जगह का नाम है वनसूली से कलिंग तक। वनसूली जगह का नाम है जहां से कलिंग तक जो है इसने बढ़ाया था, और इसका उल्लेख जो है याद रखिएगा आपके हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ जो है भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण भी कराया था इसने। ठीक है, तो इतना ही आपको कलिंग के संबंध में याद रखना है। ठीक है, कलिंग के बारे में इतना याद रखिएगा इस टॉपिक के अंतर्गत।
ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए, याद रखिएगा कि भारत में नहरों के संबंध में साक्ष्य देने वाला अभिलेख, पहला अभिलेख कौन सा है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख। याद रखिएगा एमपी है ये, ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो है ना किसी ने भी नहरों के संबंध में अभिलेख में नहीं लिखा है, ठीक है। तो ऐसा अभिलेख जो नहरों के संबंध में जानकारी देता है वो पहला अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख है, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसी अभिलेख में याद रखिएगा चेर चोल पांडे के बारे में भी जानकारी मिलती है, यानी दक्षिण भारत के जो राजा थे चेर चोल पांडे, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। शायद मैंने आपको पहले भी ये बताया हुआ है, ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में बताया है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा एक लाइन पर और एक अभिलेख, सॉरी, एक वंश को देखेंगे हम लोग, इक्ष्वाकु वंश, ठीक है। इतना ही याद रखना है आपको कलिंग के चेदी वंश में, ठीक है। देखिएगा इसके बाद आता है इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश, ठीक है। तो इक्ष्वाकु वंश जो है, याद रखिएगा, यह भी एक जो है, ठीक है, सूर्यवंशी वंश कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इनके बारे में तीन बातें ध्यान रखिएगा। पहला, इनकी उत्पत्ति जो है सूर्यवंशी थी ये, सूर्यवंशी, ठीक है। दूसरा, मुख्य तौर पर जो है किस क्षेत्र में निवास करते थे इक्ष्वाकु, तो कोसल देश में, याद रखिएगा। कोसल देश का मतलब आपका यूपी वाला जो क्षेत्र है, याद रखिएगा, ठीक है। कोसल क्षेत्र में निवास था इनका, और साथ ही साथ याद रखिएगा कि मुख्य तौर पर जो है ये सातवाहन वंश के सामंत कहलाते थे, ठीक है। मैंने बताया था सामंत प्रणाली सातवाहन काल से स्टार्ट हुई थी, इनके बारे में पहली परिकल्पना जो बनी थी वो सामंत वाली, ठीक है। और इनकी राजधानी याद रखिएगा अयोध्या थी, राजधानी अयोध्या, ठीक है। तो याद रखिएगा इक्ष्वाकु वंश जिसकी उत्पत्ति जो है सूर्यवंशी मानी जाती है, याद रखिएगा। और उसके बाद जो है इनका मुख्य जो निवास क्षेत्र था वो कोसल क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। यूपी और मध्य क्षेत्र को हम जोड़कर कोसल कहते हैं, याद रखिएगा। और उसका ये सामंत थे किसके, सातवाहन वंश के सामंत कहलाते हैं, इनकी राजधानी थी अयोध्या क्षेत्र, ठीक है, याद रखिएगा। इनके बारे में एक बात और याद रखिएगा इसमें, ठीक है। ठीक है, इसके बाद जो है इनको याद रखना है कि इस वंश के संस्थापक का नाम याद रखिएगा, ठीक है। श्री संत मुल्क, संस्थापक का नाम है श्री संत मुल्क, जो है इस वंश के संस्थापक हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि इस वंशों पर जो है ना आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में जो है इन्होंने, इसमें से एक वंश याद रखिएगा कृष्णा दातुल, ठीक है। यानी इसी में इनके वंशजों में एक नाम आता है कृष्णा दातुल, ठीक है। इसने जो है आंध्र प्रदेश में शासन किया था, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में शासन किया, ठीक है। और बाद में जो है याद रखिएगा जो कांची के पल्लव थे, ठीक है, कांची के पल्लव ने इन पर नियंत्रण कर लिया था, यानी इनको हराया था, याद रखिएगा। कांची के पल्लव द्वारा, ठीक है। तो कांची के पल्लव द्वारा जो है इनको हरा दिया गया, उन पर नियंत्रण किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है दो फैक्ट याद रखिएगा जो इससे पूछा जाता है। पहला फैक्ट ये याद रखिएगा कि मुख्य तौर पर जो है इन्होंने किस धर्म को संरक्षण दिया था, तो इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म के लिए एक जगह है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नागार्जुनी कोंडा, यहीं पर जो है बौद्ध स्तूप का निर्माण भी कराया था। यही दो फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंधित यानी संरक्षण दिया इन्होंने, और साथ ही साथ जो है नागार्जुनी कोंडा में जो है बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया, नागार्जुनी कोंडा में, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और वंश देखिएगा, मरुत्तरकालीन आभीर वंश,
ठीक है। इसमें 3 लाइन आपको ध्यान ध्यान देना है, ठीक है। आभीर वंश के बारे में देखिएगा, आभीर वंश, ठीक है। तो जो आभीर वंश है याद रखिएगा, यह एक प्रकार से जनजाति वंश है, ठीक है। आभीर वंश का मतलब होता है निडर वंश, ठीक है। आभीर का अर्थ होता है निडर। यह एक जनजाति वंश है याद रखिएगा, ठीक है। जनजाति वंश के तौर पर जाना जाता है इसे, ठीक है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि यह जो वंश है, ठीक है, आभीर राजा ईश्वर सेन का उल्लेख जो है ना, यानी इसके बारे में जो है ना वेदों में या वेदों के अनुसार जो है इस वंश को आप देखेंगे तो इनमें जनजातियों के बारे में बताया गया है कि वेदों में तक ये बातें लिखी गई है कि आभीर वंश जो है एक जनजाति वंश हुआ करता था, ठीक है। और इसके राजा थे कौन? ईश्वर सेन, ठीक है। तो संस्थापक या राजा के तौर पर याद रखिएगा ईश्वर सेन, ठीक है। संस्थापक थे ईश्वर सेन, याद रखिएगा। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ईश्वर सेन का उल्लेख जो है ना नासिक के जानकारी पर प्राप्त होता है, याद रखिएगा। यानी इसके जो साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, नासिक शिलालेख से मिला है। इनके बारे में, ईश्वर सेन के बारे में याद रखिएगा, नासिक शिलालेख से महाराष्ट्र के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, ठीक है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है। और ऐसे में जो है कई बार ऐसा कहा जाता है, कुछ किंवदंती ही याद रखिएगा, और नासिक शिलालेख से एक जानकारी मिलती है कि यही आभीर वंश जो है ना आगे जाकर अहीर वंश कहलाए, और यह जो है यादव से जोड़ा जाता था बाद में जाकर इसको, ठीक है। तो ये जानकारी ऐसा मिलती है, लेकिन पूर्ण पुख्ता जानकारी इसके संबंध में नहीं प्राप्त होता। लोग के किंवदंतियों के अनुसार जो है आभीर वंश को राजपूतों के साथ जोड़कर जो है अहीर वंश को कहा जाता है, याद रखिएगा। कि आभीर और जो राजपूत वंश है ये आगे चलकर जब एक दूसरे से समाहित हुए, ठीक है, तब जाकर जो है अहीर वंश जो है आगे नया जन्म लिया, अहीर वंश। और अहीर वंश को जो है बाद में यादव वंश के तौर पर देखा गया, ठीक है। तो यादव वंश के बारे में इतिहास में आप पढ़ेंगे अलग से, ठीक है। तो ये था आपका अहीर वंश के बारे में, ईश्वर सेन का नाम याद रखिएगा इसमें, ठीक है। ये थे आपके, याद रखिएगा, जिसमें आपने पूरे उत्तराधिकारियों को पढ़ा, जिसमें आप देसी उत्तराधिकारी को पढ़े, ठीक है। तो कल का जो टॉपिक रहेगा हमारा विदेशी उत्तराधिकारी, कल से प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम जो है कल पढ़ेंगे, याद रखिएगा, यवन, पार्थियन, सीथियन, पल्लव के बारे में, और कुषाण। ये सभी राजवंश याद रखिएगा विदेशी आक्रमण के साथ आएंगे भारत में, ठीक है। जिसमें यवन आएगा, फिर पार्थियन, सीथियन को शक बोलते हैं, याद रखिएगा, यही सीथियन इसको शक कहा जाएगा, ठीक है। पल्लव, और उसके बाद कुषाण, ठीक है। कल देखने वाले हम लोग। हाँ, याद रखिए काची के पल्लव अलग है, पल्लव अलग है, इनको पल्लव कहते हैं, ठीक है। ये शब्द का थोड़ा सा इर्द गिर्द घूमने वाला शब्द है, याद रखिएगा, जिसमें आपको दोनों का अंतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। दक्षिण भारत में अलग कहानी आएगी, उत्तर भारत की कहानी अलग होगी, ठीक है। और इसके बाद इसे कंप्लीट करने के बाद वापस हम संगम काल में पहुंचेंगे, ठीक है। बताइए कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इसमें? तो